नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग संविधान की विशेषताएं डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले की जो 2 क्लास है उसमें हमने संविधान की जो आरंभिक कुछ विशेषताएं हैं वो डिस्कस की थी। आज संविधान की विशेषताओं की लास्ट क्लास है, ठीक है। तो इससे पहले जो मूलभूत चीज़ें थी उस पर हमने बात की थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा देश का जो संविधान है उस पर किन देशों के संविधानों का प्रभाव है, ठीक है। अब जब भी आप ये बात करें कि किन देशों के संविधान का प्रभाव है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो संविधान है उसको कॉपी पेस्ट किया है, यानी कि मान लीजिए कुछ चीज़ें अमेरिका से ली गई, कुछ ब्रिटेन से ली गई, कुछ साउथ अफ्रीका से ली गई, या जर्मनी या जापान से ली गई, या आयरलैंड से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से एज इट इज़ उन चीज़ों को उठाया और भारत के संविधान में उनको शामिल कर लिया। नहीं, हमने वहाँ से कंसेप्ट लिया, हमने वहाँ से अवधारणा या कंसेप्ट को समझा और अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप उनको डाला और फिर हमारे संविधान में उनको शामिल किया। तो ये एक प्रकार से चेपीकारी नहीं है कि वहाँ से लिया और यहाँ शामिल कर लिया। ये आपके दिमाग में क्लियर कट रहना चाहिए। सीधा सा यहाँ से जनरली प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है, या जो ऐसा एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें सवाल पूछा जाता है। और सवाल बहुत आसान होता है कि आपको विषय दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम विभिन्न देशों के संविधानों की बात करें तो सबसे पहला जो है वो है ब्रिटेन, ठीक है। एक लंबे समय तक भारत के ऊपर ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का शासन था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और फिर उसके बाद में क्राउन या ताज का शासन। तो हमारे संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा और जो व्यापक प्रभाव है वो कौन से देश के? ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव है, ठीक है। इनमें से अधिकांश चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में इनको हम पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें हमने ली है? सबसे पहला आपको याद रखना है संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या फिर चाहे वो कहां राज्य स्तर पर हो। तो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से अपनाई। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि एज इट इज अपना लिया गया या जैसा ब्रिटेन में था वैसा ही अपना लिया गया। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में भी कुछ बेसिक डिफरेंस है, मूलभूत अंतर है, ठीक है। दूसरा, विधि का शासन, ये हमने वहां से लिया। विधि के शासन का मतलब होता है जो विधि है विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ठीक है। यानी कि जो देश के अंदर अगर सर्वोच्च है तो वो क्या है? विधि है। सभी को उसी से संचालित होना है। यह भी हमने ब्रिटेन से लिया। द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। जो लेजिस्लेचर होगी वो द्विसदनीय होगी। जैसे हम केंद्र स्तर पर बात करें तो संसद है और संसद में 2 सदन है। कौन सा? राज्यसभा, और दूसरा कौन सा है? लोकसभा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर राज्यों की हम बात करें तो राज्य के अंदर एक तो है विधानसभा जो कि एक अनिवार्य सदन है और सभी राज्यों में होता है, ठीक है। और दूसरा एक वैकल्पिक सदन के रूप में राज्यों के अंदर क्या होती है? विधान परिषद भी होती है, ठीक है। तो ये जो द्विसदनीय विधानमंडल का कंसेप्ट है ये भी हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। इसके अलावा ब्रिटेन से और क्या चीजें हैं? एकल नागरिकता, हमारे यहां हम डिस्कस कर चुके हैं। एकल नागरिकता है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। रिट क्षेत्राधिकार, अलग अलग टाइप की जो रिट लगती है हम सुप्रीम कोर्ट में इसको पढ़ेंगे। और आर्टिकल 32 जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां भी हम पढ़ेंगे कि जो फंडामेंटल राइट है उन फंडामेंटल राइट को संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए जो रिट लगाई जाती है। संसदीय विशेषाधिकार,
जो माननीय होते हैं या संसद के जो सदस्य होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक रूप से भी होते हैं, तो वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। और विधायी प्रक्रिया यानी जो संसद है उसमें विधि के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया होती है उससे संबंधित जो क्रियाकलाप है वो भी हमने कहां से, ब्रिटेन से लिए हैं। इसके बाद जो दूसरा देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम व्यापक प्रभाव की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का भी बहुत हद तक प्रभाव है और उसमें सबसे पहले मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने ली जिसे हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। तो जो महाभियोग है उसकी प्रक्रिया कैसी होगी वो हमने कहां से ली, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, ये आर्टिकल 56 का मामला है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो किसमें है, आर्टिकल 61 में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हम इस पर भी बात कर चुके हैं कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होगी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। न्यायिक समीक्षा, ये भी हम बात कर चुके हैं। जब संसद के द्वारा कोई विधि बनाई जाती है या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई विधि बनाई जाती है तो उस विधि को इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि वो विधि संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं। अगर कोई विधि संविधान के अनुरूप नहीं है, न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी, उसको रिव्यू करेगी और उसे शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। इसके बाद नेक्स्ट है आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड का संविधान है, यहां से हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या जिसे हम लोग कहते हैं राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो हमने आयरलैंड से लिए। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, आप लोग जानते होंगे कि जो राज्यसभा है उसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने, 12 सदस्य क्या करता है, मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति की जो 12 सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति है, जो प्रावधान है, वो भी आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली। नेक्स्ट कनाडा का संविधान, यहां से सबसे पहले शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, जो केंद्र है वो शक्तिशाली होगा। और कहीं ना कहीं जो हमने कल जो विशेषता पढ़ी थी कि कुछ मामलों में संविधान एकात्मक हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट या जो रेजिडुअल पावर है, ये भी मैं बात कर चुका हूं। अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियों को कहा जाता है जो अभी परिभाषित नहीं है, या ऐसे मामले जिन पर भविष्य में कानून बनाया जा सकता है और अभी उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अगर ऐसी शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार है तो वो किसके पास रहेगा, राज्यों के पास या केंद्र के पास। तो ऐसे मामलों में ये कहा गया कि वो किसके पास है, केंद्र के पास। जैसे पूरे विश्व में कहीं कोई महामारी अगर इससे पहले नहीं आई और कोरोना जैसी महामारी आ जाती है, तो निश्चित रूप से जब संविधान बनाया गया तब इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो इससे पहले महामारी जैसी कोई चीजें अगर नहीं थी, हालांकि हमारे यहाँ कानून था कि महामारी आएगी तो उससे कैसे निपटा जाएगा, और अलग अलग डिजास्टर आता है तो कैसे निपटा जाता है, लेकिन अगर नहीं होता तो उस पर कोई कानून पहले से नहीं बनता, लेकिन उसे परिभाषित किया जाता है इस रूप में कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भविष्य में इस पर कानून केंद्र बनाएगा। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति,
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना। कौन सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जो सलाह ली जाती है वो भी कहां से प्रभावित है? कनाडा के संविधान से। और राज्यसभा में सीटों का निर्धारण, ठीक है, कि जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा, वो प्रतिनिधित्व का जो निर्धारण है, सीटों का जो निर्धारण है, वो भी कनाडा से प्रभावित है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया का संविधान सबसे पहला समवर्ती सूची। आप लोगों को पता होगा समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर आवश्यकता पड़ने पर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार होता है, तो उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब कोई कानून एक ही साथ केंद्र और राज्य दोनों ने बना लिया तो किसका? केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो प्रभावी रहता है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है राज्यों के पास और केंद्र के पास वो, और संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है। हमें पता है अगर आवश्यकता पड़ती है तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक होती है, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो प्रक्रिया है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। नेक्स्ट, जर्मनी के संविधान की अगर हम बात करें तो जर्मनी से लिया है आपातकाल के दौरान एफआर का निलंबित होना, ठीक है। जब आपातकाल लगाया जाता है तब मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के, कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार वो निलंबित हो जाते हैं। कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, कुछ मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो ऐसे मौलिक अधिकारों के निलंबित करने की जो अवधारणा है वो भी हमने जर्मनी से ली है। नेक्स्ट आता है सोवियत संघ का संविधान, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो मूल संविधान में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा हम लोग पढ़ चुके हैं। जो प्रस्तावना है उसमें आपको याद होगा कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और कौन से न्याय की बात की गई है? राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ये जो तीनों जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये किससे प्रभावित है? कहीं ना कहीं सोवियत संघ से प्रभावित है। इसके बाद फ्रांस का संविधान, ठीक है। फ्रांस का संविधान जो है सबसे पहले गणराज्य की अवधारणा। गणराज्य का मतलब आपको पता ही है, अगर देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता हो? निर्वाचित होता हो। अगर राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित है तो उसे हम गणराज्य कहते हैं। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा आपको पता ही है। अगर आपको याद है तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 2 प्रकार की बंधुता की बात की गई है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं कहां से प्रभावित है? फ्रांस से। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या है? सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। जो हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है, एक तो किससे? सामान्य बहुमत से, और दूसरी जो है वो है विशिष्ट बहुमत से। तो सामान्य बहुमत और विशिष्ट बहुमत से जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, कि जो राज्यसभा के सदस्य उनका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, जिसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, और वो प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है, ठीक है। नेक्स्ट, जापान का संविधान, ठीक है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्याय, ठीक है। एक तो दो न्याय की 2 प्रक्रिया होती है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दूसरी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलन में है, ठीक है। अगर
इसकी हम बात करें कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्याय होगा, तो वो जापान के संविधान से प्रभावित है। और हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल जो 21 है उसके अंदर ये प्रोविजन है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, किसमें है आर्टिकल 21 में, कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा। अब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो विधि बनाई गई है दंड देने के लिए उसी विधि का प्रयोग किया जाएगा, उस विधि से इतर जाकर आप कार्य नहीं कर सकते। और एक और होती है विधि की उचित प्रक्रिया, ठीक है। वो विधि की उचित प्रक्रिया का जो कंसेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट जो देश थे वो हमने पढ़े कि कौन से देश के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली, ठीक है। तो जो पूरा जो संविधान की विशेषता है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है, पार्ट 1, 2 और 3। आप इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक संविधान की विशेषताएं क्लियर होगी। इसके बाद इस टॉपिक जो संविधान की विशेषता है उसके एमसीक्यूज हम लोग सोल्व करेंगे, यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस पर कौन कौन से बने या बन सकते हैं और क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो करिए। और अगर आप YouTube के स्थान पर ऐप के थ्रू अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी YouTube पर वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।